आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 10 नवंबर की शाम ढल गई है और आपके लिए लेकर आ गया हूं शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आज बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी, तो इन्हीं के इर्द गिर्द तमाम सवालों पर आज के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिहार में आए अब तक के नतीजों को लेकर एनालिसिस होगा और नीतीश की साख किसने बचाई ये जानेंगे। अगली कहानी में समझेंगे कि बिहार में अकेले शानदार प्रदर्शन कर रही बीजेपी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। फिर उपचुनाव के नतीजे और मध्य प्रदेश के रुझानों से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में कैसा रहने वाला है ये जानेंगे। और ओवरऑल तस्वीर में आगे बीजेपी की राजनीति का भविष्य में असर कैसा दिखेगा, इस पर भी बात होगी। और फिर बताएंगे कि फाइजर की वैक्सीन के अंतिम चरण में 90% सफल होने के ऐलान के बाद सोना चांदी क्यों टूटा और कच्चे तेल के दाम में क्यों बढ़ोतरी हुई। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने हुए। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के अब तक के नतीजों और रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल 2.5 करोड़ वोटों की गिनती के बाद एनडीए 122 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 112 सीटों पर आगे है। हालांकि अभी भी करीब 1.5 करोड़ वोटों की गिनती जारी है। इसके अलावा देश के 10 राज्यों की कुल 54 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझानों में भाजपा 20, कांग्रेस 7 और बसपा के 1 सीटों पर आगे रही। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 6 सीटों पर भाजपा जबकि 1 सीट पर सपा के उम्मीदवार आगे रहे। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के करीब 38,000 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 448 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान दिल्ली में करीब 5,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,000 को पार कर गई है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के खाताधारकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने खुद को पाई का मोहताज बताया। जमाकर्ताओं ने कहा है कि वे आरबीआई के सामने 10 दिन के लिए क्रमिक अनशन करेंगे। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और उसकी जर्मनी की पार्टनर कंपनी बायोएनटेक ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 90% प्रभावी साबित हुई है। ये 2 पहली ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर परिणाम का आंकड़ा पेश किया है। और रूस और मैक्सिको के बाद अब चीन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता बनकर उभरे जो बाइडेन को बधाई देने से इनकार किया है। चीन ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का निर्धारण होना अभी भी बाकी है। शाम का खबरनामा दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता। बिहार चुनाव कोरोना काल में हुआ देश का पहला चुनाव है। हिंदी पट्टी के लिए आम चुनावों और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिहार तीसरा सबसे अहम चुनाव माना जाता है। कहा जाता है केंद्र का रास्ता यही 2 राज्य तय करते हैं। किसी तरह महामारी के बीच लोग निकले, रैलियां हुई और वोट पड़े। अब समय मतगणना का है, ये देखने का है कि बिहार के दिल में काबा। हालांकि ये तस्वीर तो अभी साफ होने में जरा देर लगेगी। चुनाव आयोग का कहना है कि काउंटिंग देर रात तक चलेगी क्योंकि ईवीएम की संख्या इस बार ज्यादा है और वोटों की गिनती भी कोरोना एसओपीज को ध्यान में रखकर की जा रही है। कुल 243 सीटों पर 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले गए। और जो आज रुझान आ रहे हैं उसमें बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के आसार हैं। एनडीए रुझानों में 122 सीटों के आसपास है और महागठबंधन 113 सीटों पर आगे है। और 6:25 पर जब ये कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनमें से 10 सीटें एनडीए जीत चुकी है। महागठबंधन की सीटें 9 पक्की हो गई हैं। अन्य पार्टियां 8 के इर्द गिर्द घूम रही हैं। हमारे साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं। आप बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अरविंद जी, एग्जिट पोल के सब आंकड़े धरे रह गए हैं, तो अभी जो रुझानों की तस्वीर है उसे कैसे देखते हैं आप? एग्जिट पोल का जो पूरा कहते हैं एक तरीके से प्रोसेस और जो मेथोडोलॉजी है, उसमें हमारे अपने जेएनयू के एक साथी जो आजकल नेदरलैंड्स में रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो उनका कहना था कि देखो,
साइंस एग्जिट पोल तो गलत हो सकता है, साइंस गलत नहीं हो सकता। तो मेरा ये सवाल था कि क्या, वही तो सवाल है कि क्या मेथोडोलॉजी। तो जो एग्जिट पोल का जो सबसे ऑथेंटिक एग्जिट पोल भी कह सकते हैं वो एक्सिस वालों का था, जो पिछले काफी सालों से सही साबित हुए। पर एक बात समझने की होगी अमन जी कि वो भी सैंपल लगभग 63,000 लोगों का था। अब सवाल है कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है, उसमें से 63,000 कैसे ये तय कर सकते कि। तो एग्जिट पोल तो देखिए कई बार धरे के धरे रह गए हैं और लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ है। तो वो एक ऐसा सैंपल होता है और उसमें भी मेथोडोलॉजी CSPS वालों की मेथोडोलॉजी ज्यादा बेहतर है कि वो डायरेक्ट जब आप मतदान केंद्र से निकल रहे हैं तब वो नहीं पूछते हैं कि आप, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू फेक यू। मतलब आपको हम बिल्कुल बता सकते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया है बिल्कुल उसके उलट मैं बताऊं कि मैंने इनको वोट दिया है। CSPS वाले क्या करते हैं, मतदान के 24 घंटे बाद ये काम करते हैं, तो उनकी मेथोडोलॉजी ज्यादा सटीक है, ज्यादा साइंटिफिक है। और कल का यदि CSPS का जो सबसे आखिरी में आया तो वो भी काफी क्लोज। तो मेरा अपना भी मानना हमेशा से था कि ये चुनाव बहुत ही क्लोज और खासकर कैंपेनिंग के दौरान और क्लोज, क्योंकि तेजस्वी यादव को जो अटेंशन मिला और उन्होंने अपने आप को एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश तो कर लिया। देखिए कई बार चुनाव में जीत हार तो होती है। तो एक तो बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने खुद ही कुछ चुनावी रैली में अंत के खासकर लास्ट स्टेज के दौरान ये कह दिया कि मेरा अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। तो एक तरीके से वो सरेंडर तो कर ही दिए राजनीतिक पीच। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, ये तो है कि तेजस्वी खुद को साबित करने में सफल दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश को लेकर जो नाराजगी लोगों में थी, क्या कहेंगे उसे? क्या मोदी की लोकप्रियता ने बेअसर कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए मोदी जी की भी लोकप्रियता जो आज से 5-7 साल पहले थी वो लगभग वैसा ही इंटैक्ट कहें ऐसा भी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सवाल है कि लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दे पे होता है, उसका मतलब फ्रेमवर्क अलग होता है, उसका इमेजिनेशन अलग होता है। विधानसभा ज्यादा लोकलाइज्ड इशूज पे लड़े जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किनको किसने घाटा कराया, पर हाँ ये जरूर है कि एक कोहेशन जो होता है अलायंस पार्टनर्स का, वो कोहेशन हमेशा से, खासकर चिराग वाले मुद्दे को मीडिया ने भी जिस तरीके से हमेशा उठाए रखा, तो और कुछ एक क्लैरिफिकेशन जरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से भी और उनके पूर्व अध्यक्ष की तरफ से भी आया कि नहीं एनडीए इंटैक्ट है और हमारे नेता नीतीश जी ही हैं। लेकिन वो जो एक वारंट होता है मतलब अलायंस पार्टनर्स के बीच, जो आपने 2015 के चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और जदयू के बीच देखा होगा वो पार्टी ने, तो उसमें एक दूसरे का जो वोट ट्रांसफर होता है ना, वो जिसको वोट ट्रांसलेशन कहते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और वो आपको चीजें दिख रहे हैं। और इसमें तो ये तो देखिए हर कोई मानेगा मेरी बात को कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश की हमें कोशिश करनी चाहिए अब कि हम नीतीश जी के बैसाखी से हटकर अपने पांव पर खड़ा हो। और अभी तक के जो ट्रेंड आए हैं और जो रिजल्ट दिख रहा है उसमें बहुत क्लोज है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, सबसे बड़ी पार्टी होगी या भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा मुमकिन है कि दोनों में से कोई भी हो, तो कि कोई 72 है, कभी 71 है, कोई 70 है, तो मतलब 70 से 80 के बीच दोनों में से कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो ही सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के लिए, अपने कैडर्स को ये बताने के लिए कि ठीक नीतीश जी के साथ हम लंबे वक्त तक रहे, लेकिन अब हमारी अपनी संगठन है, हमारी अपनी लीडरशिप होगी। तो एक और फिर से इस सवाल से जो मैसेज मुझे लगता है कि बिहार की आगे की राजनीति के लिए आगे का पिच तय हो गया कि ये लबोलुआब में ये आरजेडी वर्सेस बीजेपी, ये दो पोल होंगे। अच्छा अरविंद जी, नीतीश कुमार ने पहली बार इस चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को एक राजनीतिक पहचान देने की कोशिश की है और बिहार का जो वोट बैंक रहा है उसमें कुर्मी, कोरी और धानुक जो जातियां हैं उनका एक मुश्त वोट नीतीश को मिलता है। तो क्या कहेंगे, जो नीतीश की बची खुची साख है वो ईबीसी जातियों ने बचा ली है? नीतीश जी की पॉलिटिकल ऑबिचुरी तो अभी भी लिखी जानी बाकी है। तो ये कहूंगा कि उन्होंने एक अलग तरीके की राजनीति की और उनकी भी मजबूरी थी कि वो अकेले बिहार में शासन नहीं कर सकते थे, तो उनको बीजेपी की जरूरत पड़ी और वाइस वर्सा बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी। लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम तो बिल्कुल किया कि ओबीसी के अंदर जो ईबीसी और एमबीसी मतलब
ईबीसी से एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, इस तरीके की, और खासकर ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोयरी, ये सब ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी भी इस तरीके से है, और जिसको एस.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट कहा था। तो उस कैटेगरी में तो यही 2-3 जातियां आती हैं, पर ईबीसी ओबीसी में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको सचमुच में सुनार है, कहार है, कर्मकार है, चर्मकार, मतलब कई ऐसी जातियां हैं, सोड़ी है, तेली है, तो मतलब लंबी लिस्ट है। तो कर्पूरी ठाकुर के जमाने में जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 का जो पूरा मसला था, तो आप समझिए कि एक बड़ा कैटेगरी है, उसको तो नीतीश जी ने पिकिंग किया ही, उनके अंदर से लीडरशिप भी दिखाई, और समझिए कि उनको मतलब खासकर उनकी महिलाओं को रिजर्वेशन और लोकल बॉडीज में, तो वो तो। और एक और मजेदार बात क्या है, आप चूंकि इसका जिक्र कर रहे हैं, वो वोटर बड़े साइलेंट वोटर, और ये बात जुड़ती है आपके पहले सवाल, जब आपने बोला कि एग्जिट पोल क्यों फेल हुआ, तो नीतीश का जो वोटर है हमेशा से बड़ा साइलेंट वोटर रहा है। तो वो वोटर अगर बूथ से निकलते भी है वोट देकर, तो इस बात का मतलब कोई उसको शक्ति प्रदर्शन नहीं समझते हैं कि मैंने इनको वोट दे दिया और इनको जिता ही देंगे। तो मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने भी वो एग्जिट पोल किए, उनके सैंपलिंग में और उनके मतलब एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ऑफ द वोटर, वो एक चीज थी। तो ये तो बात, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि नीतीश कुमार की जो बची खुची साख है, और ऐसे मेरा पर अल्टीमेटली ये बिल्कुल माना जा सकता है कि अगर ईबीसी जो बिहार की आबादी का लगभग 20% मतलब लोग हैं, उन लोगों ने अगर एक तरफा वोट अगर नीतीश कुमार को नहीं किया होता, तो उनका फिगर मतलब और भी नीचे आ सकता। ये तो बात एक मानने वाली है। शुक्रिया प्रोफेसर आनंद कुमार। और राज्य में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी के दम पर बचती दिख रही है। बिहार चुनाव के रुझान अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो बिहार में बीजेपी या आरजेडी, इनमें से कोई एक पार्टी होगी जो नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। हालांकि बीजेपी 2010 के अपने सबसे बेहतर के आंकड़े को पार करते भले नहीं दिख रही है। अगर आपको याद हो तो उस साल बिहार की राजनीति में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था। 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटें बीजेपी ने जीती थी। खैर, प्रमुख दलों पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को देखने को मिल रहा है। जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में 71 सीटें मिली थीं, लेकिन फिलहाल वो महज 41 सीटों पर बढ़त बनाए है। 2 सीटों पर उसके प्रत्याशी जीत चुके हैं। बीजेपी के खाते में पिछली बार 53 सीटें आई थीं, लेकिन इस बार वो फिलहाल 66 सीटों पर आगे चल रही है। 6 पर उसके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। आरजेडी इस बार 71 सीटों पर आगे है, 6 सीटों पर जीत तय हो चुकी है। ओवरऑल महागठबंधन 112 सीटों पर आगे दिख रहा है। इस पृष्ठभूमि में अगर देखें तो सबसे बड़ा सियासी लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अब ऐसे में बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसे लेकर सवाल हो रहे हैं। मेरे साथ प्रभाष दत्ता हैं चर्चा करने के लिए। इंडिया टुडे में राजनीतिक मसलों पर आप लिखते रहते हैं। तो प्रभाष जी, बाकी राज्यों में बीजेपी जो कोशिश करती है, कई राज्यों में हमने देखा कामयाब भी हुई है, जैसे महाराष्ट्र अपने सहयोगियों के बड़े भाई की भूमिका हासिल करने की कोशिश रहती है। तो बिहार में बीजेपी इस कोalition में बड़ी पार्टी हो गई है, बड़े भाई की भूमिका में आ गई है कहें तो बीजेपी के लिए यहाँ से आगे का रास्ता कहाँ जाता है? जो आपने कहा कि बहुत सारे राज्यों में बिहार बीजेपी जो पहले जूनियर पार्टनर थी या छोटे भाई की भूमिका में थी, बड़े भाई की भूमिका में आ रही है या आना चाहती है, और अपना दबदबा बड़े भाई की तरह अपना दबदबा बनाकर रखना चाहती है उस राजनीतिक परिवार पर। बिहार में स्थिति ऐसी रही है कि बिहार में पिछले कुछ सालों में बीजेपी के पास वोटर्स बढ़ते गए हैं, उनका काडर बढ़ता गया है, सपोर्ट बेस बढ़ता गया है, उनके पास नेता नहीं रहा है। और ये आप सुनते होंगे कि अक्सर बिहार में ग्राउंड रूट्स लेवल से डिमांड आती है कि बीजेपी को अपना नेता लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बीजेपी के जो वहां के बिहार के टॉप लीडर्स हैं उनमें आपस में इतनी टसल है कि कोई एक ऑल बिहार नेता नहीं निकल पाया है, और मजबूरी में बीजेपी नीतीश कुमार को नेता मान के चलती आ रही है। ये आडवाणी अटल के जमाने की बीजेपी से शुरू हुआ था और मोदी शाह की बीजेपी तक बदस्तूर जारी है। तो बिहार की स्थिति दूसरे राज्यों से इस मामले में थोड़ी सी अलग है। दूसरा, आपने कहा कि आगे की क्या भूमिका होगी, क्या सोच होगी बीजेपी की, तो इस बार जो जिस तरह से राजनीतिक समझौता हुआ
बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो इंडिकेट करता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। आगे का रास्ता ये होगा जो है अभी तक के संकेतों में, कि बीजेपी अगला जो चुनाव लड़ेगी वो अपने किसी नेता को सीएम पद का उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। नीतीश कुमार भी इस बार अपने आखिरी चुनावी भाषण में कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। कुछ लोग उसे स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं से बड़े मंच पर स्लिप ऑफ टंग हम नहीं देखते। तो वो एक संदेश था, एक संदेश था, संकेत भी। उसी तरह बिहार में बीजेपी की राजनीति जाएगी, ये मान के चलें। अच्छा प्रभाष, आपने चेहरे का जिक्र किया और निकट भविष्य में बिहार में बीजेपी का चेहरा आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? क्योंकि अगर 5 साल बाद वो अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती है, तो इतने कम समय में एक चेहरा तैयार करना भी तो बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। देखिए, ये एक चैलेंज है, लेकिन बीजेपी का मैं उस नाम पे नहीं जाऊंगा। वजह यह है कि ये बीजेपी को तय करना है और बीजेपी की राजनीति दूसरे मिजाज से चलती है। लेकिन आप जो पता है, थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके हिसाब से आप मान के चलें, जैसा त्रिपुरा में हुआ या जैसा महाराष्ट्र में हुआ, कुछ इस तरह का चेहरा आप देखेंगे बिहार में। जहां जो चेहरा आया उसके बारे में दिल्ली में बैठे पत्रकार अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। ज्यादातर लोगों ने ये नहीं सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री 6 साल पहले, और त्रिपुरा में भी लोगों को नहीं अंदाजा था कि विप्लव देव बन जाएंगे मुख्यमंत्री। बिहार में ऐसे ही किसी चेहरे की तलाश है जो बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है। बीजेपी को चेहरा तलाशना है और उनकी तलाश ऐसे ही किसी चेहरे पर खत्म होनी। जी प्रभाष, ऐसे समय में ये नतीजे आए हैं जब कोरोना की महामारी है, गिरती अर्थव्यवस्था है, तो ये चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर डालेंगे? उनके बीजेपी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में टेक अवेज तो सबसे बड़ा ये मान ले कि बीजेपी कोशिश कर रही है कुछ महीनों से, जबकि उसके कई राज्यों में उनके पार्टनर्स जो हैं, एनडीए के पार्टनर्स, वो उनसे अलग हो रहे हैं। तो वहां बिहार में एनडीए अगर अपनी जीत हासिल कर पाता है गठबंधन के तौर पर, तो बीजेपी की सफलता इसमें होगी और राष्ट्रीय स्तर पे को एनडीए को अभी भी एक फंक्शनल कोलिशन के रूप में स्टैब्लिश कर पाएगी, और दूसरे राज्यों में जहां उसे आगे चुनाव लड़ना है वहां छोटी पार्टियों को कह सकेगी कि हम एनडीए हैं, अभी भी बीजेपी का एनडीए चल रहा है। एक ये, दूसरा ये कि जो राज्य में जो चुनाव होते हैं वो केंद्र के या पूरे देश के चुनाव या देश के राजनीतिक माहौल को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा माहौल रहता है। लेकिन जनता का मूड आप देखें, जनता की समझदारी पर सवाल कई लोग खड़े कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। कई बार जनता ने बिल्कुल साफ अपना मत दिया है, जैसे 2014 में दिया, 2015 में दिया बिहार, 2019 में उड़ीसा में ताजा उदाहरण है। एक दिन ही वोटिंग होती है, एक समय वोटिंग होती है, एक लोकल सरकार के लिए वहां की पार्टी आती है बीजेडी, और केंद्र के लिए उनका वोट जाता है बीजेपी को। बीजेडी के भी एमपी जाते हैं, लेकिन बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। बहरहाल जो चुनाव हुए उससे बीजेपी एक दिल बड़ा कर सकती है कि अभी भी उसके पास बिहार में वोट है, और इस इनर्शिया, इस मोमेंटम के साथ वो अगले साल बंगाल के चुनाव में जाएगी। शुक्रिया प्रभाष। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। बिहार के अलावा आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की भी गिनती हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुए। इनका परिणाम राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य तय करेंगे।
ज्यादातर राज्यों में सत्तारूढ़ दल उपचुनाव में फायदे में दिख रहे हैं। बीजेपी ने एमपी की 28 सीटों में से 10 सीट पर बढ़त बना ली है, 9 पर इसके उम्मीदवार जीत गए हैं और राज्य में उसकी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जो 8 सीटें चाहिए थीं वो उसे मिल गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। उपचुनाव के दौरान दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब विधायकों की संख्या रह गई 229, यानी बहुमत के लिए चाहिए 115 है। इनमें से 107 विधायक पहले से ही बीजेपी के पास हैं। उधर यूपी में 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, 2 जीत चुकी है और गुजरात में 8 सीटों में से 3 पर बढ़त है और 5 जीती जा चुकी हैं। इसके अलावा मणिपुर की 4 सीटों, हरियाणा की 1, छत्तीसगढ़ की 1, झारखंड की 2, कर्नाटक की 2, नागालैंड की 2, तेलंगाना की 1, ओडिशा की 2, इन सब सीटों के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। इन जगहों पर भी ज्यादातर सत्ताधारी पार्टियों की जीत ही दिख रही है, लेकिन चर्चा का केंद्र है मध्य प्रदेश। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की दिशा बीजेपी में तय होगी, क्योंकि 16 सीटें उनके प्रभुत्व वाली हैं। मेरे साथ फोन पर इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव हैं। तो राहुल जी, क्या लगता है, बीजेपी में सिंधिया की ताकत बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, बीजेपी के लिए सरकार बचाने का उतना बड़ा संकट नहीं था। जिस तरह का घटनाक्रम अगर मार्च इस साल में हुआ, ठीक कोरोना से फैलने से पहले, गिरीश सिंधिया अपने साथ 22 कांग्रेस के लॉयलिस्ट एमएलए को लेकर के चले आए और कमलनाथ की सरकार खतरे में पड़ गई और उसके बाद उन सभी को इस्तीफा करवा करके उनको चुनाव करवाने की बात थी। अब ये जो चुनाव है, इसके अंदर जीत हार सरकार का उतना दारोमदार नहीं है। इसमें बहुत कुछ टिका है कि कांग्रेस की राजनीति यहाँ से आगे कैसे जाएगी, क्योंकि अगर ये कांग्रेस के विधायक थे और ये सब जगह पे कांग्रेस हार जाती है तो ये हो जाएगा कि कांग्रेस का वर्चस्व कम है और इन विधायकों का ज्यादा है, यानी कांग्रेस एक और राज्य में अपनी जमीन और ज्यादा खोती हुई दिखेगी। दूसरा अहम मुद्दा इस पूरे प्रकरण में यह है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को एक रीजनल सैट्रैप कहते हैं, छत्रप नेता कहते हैं, जिसमें उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में उनकी बड़ी पकड़ है, तो इसमें बीजेपी ने एक तरह से सही साफ कर दी कि कहा यह जा रहा था कि वो राज्यसभा मिलेगी उनको और राज्यसभा मिलने के बाद उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिलेगी, वो जगह उनको अभी तक नहीं मिली है। इसका इशारा ये साफ है कि जितनी ज्यादा संख्या भारी लेकर के सिंधिया विधायकों की नए चुने हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा में पहुंचाएंगे, शायद उतना ही ज्यादा भारी उनको पोर्टफोलियो मिल सकता है। यानी उनका रसूख और उनकी आगे की राजनीति भाजपा में, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में, ये सब इस रिजल्ट पे डिपेंड करती है। 16 ऐसी सीटें हैं जो कि चंबल ग्वालियर बेल्ट पे आती हैं, जहां पे सिंधिया का वर्चस्व कहा जाता है। देखना यह है कि वहां से कितनी सीटें निकाल के सिंधिया लेके आएंगे। अच्छा राहुल, कांग्रेस इस बार बहुत आक्रामक दिखाई दी, लेकिन उसका असर वैसा दिख नहीं रहा है। अब उसके लिए आगे की राजनीति में क्या रास्ता दिखता है? और सचिन पायलट की बात करना चाहूंगा, क्योंकि हाल में जो राजस्थान में उन्होंने किया था, फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए और यहाँ पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल के गुर्जर बाहुल इलाके में उन्होंने प्रचार किया। उनका क्या होगा? देखिए, कांग्रेस जो है वो अगर ये सारी इन सीटों पे हार जाती है या मेजॉरिटी सीटें हार जाती है, तो ये बात तय है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये एक और राज्य ऐसा है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी दो मुख्य पार्टियां हैं। तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का वर्चस्व घटेगा एक और राज्य में। इसमें अहम प्रॉब्लम ये भी है कि अगर यहाँ विश्व बीएसपी, एसपी जैसे अलग घटक दल हैं जिनको कांग्रेस साथ में लेकर के चल सकती थी, लेकिन जिस तरह का वहाँ राजस्थान में हुआ कि बीएसपी के लोगों को अशोक गहलोत ने छोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिया, उसके बाद से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के रास्ते भी अब कांग्रेस के लिए इस राज्य में उसका असर पड़ेगा। इसको देखते हुए एक विभाजित विपक्ष और एक कांग्रेस का घटता वर्चस्व, ये दोनों कांग्रेस के लिए परेशानी है। कांग्रेस का लीडरशिप कमलनाथ वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, उनको ये हो जाएगा कि वो पार्टी को चुनाव नहीं जितवा सकते और ये इलाका एक तरह से माधवराव सिंधिया के फैमिली यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही था। राहुल जी, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक या मणिपुर में बीजेपी बढ़ती दिख रही है, तो लॉन्ग टर्म में आप बीजेपी की राजनीति पर इसका कैसा प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत अहम है जो 54 सीटें जहां चुनाव हो रहा है। क्यों कहूंगा? क्योंकि 2017 में बीजेपी भारत के 71% भाग पर रूल करती थी अपने सहयोगियों के साथ। पिछले साल ये घट करके करीब 45-46% आ गया था। बीजेपी को इस तरह से इन राज्यों में अगर उसके विधायक जीतते हैं तो ये है कि बीजेपी कम से कम ये कह सकती है कि अभी टाइगर जिंदा है।
लेकिन जिस तरह की मध्य प्रदेश में हालात पैदा हुआ है, मैं दोबारा मध्य प्रदेश पे जाऊंगा कि देखिए मध्य प्रदेश में एक और तमाम जगह भी एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि आप दूसरी पार्टी के हैं, आप छोड़ के रिजाइन करके आइए, बीजेपी के टिकट पे लड़िए और जीत जाइए। इससे बीजेपी के अंदर जो नेतृत्व है वो बहुत खुश नहीं है, एक। और दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता का खड़ा हो जाना इस तरीके से, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो कि एस्टेब्लिश चीफ मिनिस्टर हैं, पुराने चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए भी सेटबैक है। तो बीजेपी की जो अंदरूनी राजनीति है उस पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव अहम इसलिए हैं क्योंकि कोविड के बाद यूपी में यह पहला टेस्ट हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसा काम किया और उसके बाद जो तमाम वाकयात हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ हाथरस में जैसे हुआ, जो एक विकास दुबे कांड हुआ कानपुर में, इन सब चीजों का एक तरह से छोटा सा मिनी रेफरेंडम है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे है कि विपक्ष फिर विभाजित है और बीजेपी को इस चीज का बहुत फायदा है। जब तक विपक्ष विभाजित तब तक भाजपा हर्षित। शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज हमने पॉडकास्ट में बिहार के इर्द गिर्द तमाम मसलों पर और अच्छे से विस्तार से बात की है, तो उन पॉडकास्ट को आप जरूर सुनिएगा। पता आप जानते हैं कि कैसे आपको पहुंचना है। aajtak.in/podcast आप डालेंगे तो आप सीधे हमारे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। एक तरफ देश और दिल्ली से कोरोना को लेकर सामने आए हालिया आंकड़े परेशान करने वाले हैं। दिन ब दिन कोरोना का आंकड़ा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी के बरक्स वैक्सीन से जुड़ी हाल फिलहाल की खबर सुकून देने वाली है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मनी की उसकी पार्टनर बायोएनटेक एसी ने दावा किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 90% प्रभावी साबित हुई है। फाइजर की इस घोषणा के सामने आने के बाद बाजार झूम उठे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार 43,000 के आंकड़े को पार कर लिया। निफ्टी भी 12,631 पर बंद हुआ। इस बीच लेकिन सोना चांदी की कीमतों में गिरावट आई, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो वैक्सीन की संभावनाओं में सोना चांदी और कच्चे तेल की कीमतों के बीच क्या कनेक्शन है, यही जाना मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर और मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर से। जी देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। मार्केट एनालिस्ट के तमाम मार्केट एनालिस्ट इस बात को मान रहे थे कि जिस दिन भी कोई पुख्ता खबर वैक्सीन से जुड़ी आएगी बाजार में, निश्चित तौर पर जो सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग के तौर पर जितना भी बाइंग हुई है, वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और वही हमने देखा, कल सोने और चांदी दोनों में तेज गिरावट देखने को मिली। 2,500 रुपए से ज्यादा सोना एक कारोबारी सत्र में टूट गया, जबकि चांदी में गिरावट और ज्यादा तीखी थी। वहीं इसके सामने अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल में काफी तेजी थी। क्रूड ऑयल की तेजी आज भी बरकरार है। सोने चांदी में इस तरह से निश्चित तौर पर कुछ तेजी आई है और आज चांदी करीब 2.5% से ज्यादा और गोल्ड करीब 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ एमसीएक्स पर कारोबार कर रहे हैं। इसके पीछे का सीधा कनेक्शन ये है कि कोरोना में जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से प्रभावित हुई थी, तब ये लग रहा था कि क्रूड की डिमांड कमजोर होगी और मार्केट में पता नहीं या अनिश्चितता कब तक रहेगी, कोरोना से कब तक हम निजात पा पाएंगे। उसकी अब पहली किरण जो दिखी है वो फाइजर की वैक्सीन से दिखी है, जिस पर कहा गया है कि हाँ 90% तक उसके रिजल्ट ठीक आए हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आगे भी हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो कीमतें हैं 50,000 के नीचे आती हुई भी देख सकते हैं। तो शुभम, आपके कहने का मतलब ये है कि मार्केट के रुझानों से साफ है कि जिंदगी पटरी पर अब लौट रही है। जी, मतलब लौट रही है या लौटने के लिए जो एक सबसे बड़ा रोड़ा था वो था कोरोना, और कोरोना के कारण जो लोग नेट कैपेक्स नहीं ला रहे थे या नई मांग कब तक उठेगी नहीं देख रहे थे, या लोगों की आय रोजगार प्रभावित थे, उस मोर्चे पर शायद कुछ राहत मिलेगी। जैसे वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आने के बाद लोगों को बचनी शुरू होगी, उसमें भी एक लंबा समय लगेगा, 1.5 साल 2 साल का समय सबको वैक्सीन पहुंचने में लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक निश्चित तौर पर एक मार्केट न्यूज पर ड्राइव होता है। जब ये न्यूज आएगी फाइजर ने एक वैक्सीन को लेकर 90% प्रोटेक्शन की बात की है, तब निश्चित तौर पर बाजार में जो सेफ हेवन बाइंग थी उस पर कुछ ब्रेक लगेगा और क्रूड की डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। हालांकि हमें ये भी समझना चाहिए कि अमेरिका के इलेक्शन पर भी क्लैरिटी आ चुकी है। आज इंडिया में भी हमारे देश में बिहार और इसके अलावा जो भी बाइपोल इलेक्शन है वो आते, ये बहुत सारे ट्रिगर ऐसे थे जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे, जिनसे अब स्पष्टता आ रही है। तो इनका भी कुछ ना कुछ रुझान, कुछ ना कुछ हिस्सा इस तेजी या गिरावट से बना हुआ है।
तो शुभम, वैक्सीन के पास होने का असर तो हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी वैक्सीन जो परीक्षण की प्रक्रिया में अभी हैं, मान लीजिए अगर वो फेल हो जाती हैं तो उनसे मार्केट कैसे प्रभावित होगा? देखिए, वैक्सीन जैसे जैसे अभी ट्रायल पूरे होंगे और जैसे जैसे वैक्सीन आएंगी, अगर वैक्सीन फेल होती है या पास होती है, अगर कोई एक या दो कंपनियां भी ये दावा करती हैं कि हाँ वैक्सीन पूरी तरह तैयार है और वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में बांटी जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फेल होना या पास होने की ज्यादा बड़ी बात अब शायद बाजार इसको देखेगा कि ये वैक्सीन कितनी जल्दी, चाहे वो एक ही कंपनी की क्यों ना हो, कितनी जल्दी पूरी दुनिया में या भारत जैसे देशों में तेजी से बढ़ सकती है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाजार की चाल उस वैक्सीन पर ज्यादा निर्भर करेगी जो सबसे पहले आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया शुभम। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दिन भर में आज इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी अगर फीडबैक रहता है तो आप हमें radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए किसी तरह के ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वहां हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट समय से मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।